नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रगति यात्रा लेकर सीएम नीतीश कुमार पहुंचे छपरा। छपरा पहुंचने पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने किया सीएम का जोरदार स्वागत। मेडिकल कॉलेज अस्पताल का किया लोकार्पण। पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में पुलिस चौकी का उद्घाटन। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किया उद्घाटन। अस्पताल व्यवस्था में सुधार पर की चर्चा। हम लोग कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में हम लोग आत्मनिर्भर बनाए, उसी की ओर हम लोग काम कर रहे हैं। आज हम लोगों हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने 10 गांव के साथ बीज ग्राम के लिए एमओयू किया। मगर पूर्व में क्या हुआ था कि इसी तरह से बीज ग्राम थे, लगभग 10 बीज ग्राम, जो कि सही तरीके से संचालन नहीं होने के कारण फेलियर हो गया, क्योंकि हमारे पास उस समय मजबूत सीड कॉरपोरेशन भी नहीं था और सीड टेस्टिंग एजेंसी, सर्टिफिकेशन एजेंसी भी नहीं थी। तो हम लोग चाहते हैं जो बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टेट में जो कॉपरेशन और सर्टिफिकेशन एजेंसी है, उसको हम लोग यहाँ पे झारखंड में भी स्थापित करें। स्थापित तो है मगर फंक्शनल उस आधार पे नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं उस आधार पे हम लोग फंक्शनल करें, ताकि आने वाले समय में बीज के स्तर में भी हम लोग पूरे राज्य को आत्मनिर्भर बना सके और किसी और राज्य से हम लोगों को या कहीं और से बीज खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। हजारीबाग के पूर्व सदर एसडीओ अशोक कुमार पर उनकी पत्नी अनीता देवी को जलाकर मारने का गंभीर आरोप है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होने पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने राज्य सरकार से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। वहीं हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने भी कानून में सबके लिए समानता की बात कही। आपको बताते चले कि 26 दिसंबर को हजारीबाग में अशोक कुमार पर उनकी पत्नी अनीता देवी को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। इस मामले में अशोक कुमार सहित उनके परिवार के सदस्य को आरोपी बनाया गया है। एक तो ये घटना बहुत ही दुखद है और राज्य की सरकार है, 100% ये राज्य सरकार को तुरंत, जो राज्य विधि व्यवस्था संभालती है, तो ये तुरंत इमीडिएट इनको गिरफ्तार करना चाहिए। जब एक मतलब वो एसडीओ है, राज्य के अधिकारी हैं, उनको नहीं कर रही है, आम पब्लिक के बारे में भी सरकार की यही राय है। इसीलिए आज लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सरकार के रहते किसी को भी न्याय नहीं मिल सकता है और राज्य सरकार जो दोषी है, कहीं न कहीं ये देखने में मिलता है, दोषी लोगों को बचाने का काम कर रही है। ये प्रश्न एक ही है कि कानून सबके लिए सामान्य होना चाहिए। अगर आज आम आदमी होता, या अभी कटकम सांडी का ही एक मामला है जहां पर एक दुखद घटना घटी, एक बहन जल के मर गई, उसके हस्बैंड को तुरंत जेल भेज दिया गया। ये भी उसी प्रकार का मामला। इसमें भेदभाव क्यों हो रहा है, ये राज्य सरकार को इस पर जवाब, या जिला प्रशासन को इस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन उनको जेल तो जाना ही चाहिए, तभी जो है ये जो न्याय में जो समानता है कि न्याय बड़े लोगों के लिए अलग होगा और आम आदमी के लिए अलग होगा, ये समानता तभी खत्म होगा जब यहां पर इस प्रकरण में भी उनको जेल भेजा जाएगा। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में पुलिस चौकी का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उप विकास आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, कॉलेज अधीक्षक, प्राचार्य, सिविल सर्जन सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे और उद्घाटन के बाद में अस्पताल परिसर में सुधारों की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई, जिससे कि आपको बताते चले कि मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। तो पुलिस की उपस्थिति की यहाँ पे जो एमएमसीएच है, वहाँ पे पुलिस आउटपोस्ट का स्थापना होना बहुत दिनों से एक लॉन्ग पेंडिंग बात था, जिसको कुछ ना कुछ कारण से जो है वो मीटिंग्स पे बात रखा गया था, पर कुछ कारण से जो है वो फुलफिल नहीं हो पाया था, या उसको हम लोग ऑन ग्राउंड उसको जो है रियलिटी में बदल नहीं पाए थे। लेकिन जैसे 28 तारीख को मंत्री जी ने एक समीक्षा बैठक की है, उसी दिन हमको फ़ोन करके पूछे कि हम अगर कमरा अवेलेबल करा देंगे हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से, तो क्या आप सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे दे पाएंगे? तो बोले एकदम जरूर दे पाएंगे। तो इसीलिए पिछले, आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते में ही हम लोग यहाँ पे जो है मेडिकल आउटपोस्ट का स्थापना यहाँ पे हम लोग कर लिया। आज उसका इनॉग्रेशन था, जिसमें फोर्स तो परमानेंटली रहेंगे ही और 3 शिफ्ट में जो है हम लोग ऑफिसर्स का भी तैनाती यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छी बात ये है कि ये एक सर्वमान्य सत्य यही है कि जहाँ सुरक्षा नहीं हो सकती, वहाँ पे आप किसी भी प्रकार
के विकास की बात नहीं कर सकते। कोई भी काम जो बढ़िया ढंग से हो सके उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ जब हम आए थे 28 दिसंबर को, मैंने भ्रमण किया था, तो मैंने देखा कि कई प्रकार की त्रुटियां यहाँ विद्यमान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सुरक्षा कर्मी की उपलब्धता नहीं रहने के कारण रोगी भी परेशान थे, उनके परिजन भी काफी डरे हुए रहते थे, और जो हमारे चिकित्सा पदाधिकारी हैं या चिकित्सा कर्मी हैं उन्हें भी परेशानी होती थी, उनके मन में भी एक भय था। शहीद शेख भिखारी व टिकैत उमराव सिंह की शहादत दिवस पर झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और जल संसाधन विभाग के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने धुरवा शहीद मैदान के पास में कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। आपको बताते चले कि 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के सेना नायक शेख भिखारी एवं टिकैत उमराव सिंह शहीद हुए थे। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि झारखंड का इतिहास संघर्ष कर रहा है, यह संघर्ष की धरती है और आज यहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार है। झारखंड के शेर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जनता ने विश्वास करके प्रचंड बहुमत से उनको फिर से गद्दी पर बिठाया है। अब जो समय है, जो दौर चल रहा है, आपने बाल बच्चे की पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दें। ये जो समय चल रहा है उसमें एकजुट होकर चलने की जरूरत है। जिनको अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके फांसी का सजा दिला गया, और जहां तक अभी प्रतिमा का सवाल है उसमें हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। यहाँ 2 प्रतिमा लगाने की बात है। उस दिन 2 लोगों को शहीद टिकैत उमराव सिंह और शहीद शेख भिखारी, हम लोग बैठ के बात करेंगे और जो भी अच्छा होगा वो करेंगे। यूथ कांग्रेस ने बुधवार को बोकारो के सिटी पार्क में 9 वर्ष के मौके पर आभार समागम का आयोजन किया है। इस आभार समागम कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, बोकारो विधायक श्वेता सिंह समेत कई प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने शिरकत की है। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जनता ने जिस उम्मीद से बोकारो जिले के 4 विधानसभा सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताया, उस उम्मीद को बनाए रखने के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे में मुस्कान लाना जरूरी है। उनके 9 वर्ष के अवसर पर आप जानते हैं कि जिस तरह से लोगों ने हम लोगों को नए वर्ष पर नया विधायक दिया, नई सरकार दी, उसका आभार व्यक्त करने के लिए आज युवा कांग्रेस की ओर से आभार समागम किया गया है। और इसमें हम लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है कि कैसे मिलजुल करके जिस तरह से हमने चुनाव लड़ने का काम किया, जिस तरह से हमें विजय हासिल की और बोकारो जिला में जो हम 4 के 4 सीट जीतने का काम किए हैं, उस पर कैसे साल भर काम करें कि जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है वो उसके तक योजनाएं पहुंच सके और वो जो उदास चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने का हम लोगों ने जो संकल्प लिया है। और अभी आभार के लिए भी कार्यक्रम रखा गया है, सब लोग को आभार व्यक्त करने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब मिल करके, जैसे अभी राजेश भाई बता रहे थे कि पूरे जिले में चारों विधायक कैसे हम लोग मिलकर के अच्छे से काम करें और अपने लोगों तक उनकी जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाएं। उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये परिवार, युवा कांग्रेस का परिवार, कांग्रेस का परिवार, एक साथ मिलकर के हम लोग अपने लोगों के लिए काम करने के लिए तत्पर हैं। झारखंड सरकार जनहित के विकास के कार्य को बेहतर करने को लेकर जनता से विचार मांग रही है। इसके लिए भी राज्य सरकार ने अबुआ बजट ऐप का जारी किया है और जिसमें जनता अपनी राय देगी। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आज के समय में भी झारखंड की जनता में शिक्षा की कमी है, जिसकी वजह से मोबाइल ऐप का प्रयोग करना संभव नहीं है, जिसकी वजह से सरकार का ये फॉर्मूला फेल साबित होगा। देखिए, जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली सरकार बनी थी तो वो कहा करते थे कि गांव की सरकार है। अब ऐप के माध्यम से आप लोगों से बजट के संबंध में सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं, तो झारखंड में मैं समझता हूं कि लिटरेसी रेट जो है जिस तरह से नीचे है और साथ साथ कर जो आप कह सकते हैं कि आधुनिक जो संचार तंत्र है उसके बारे में जागरूकता लोगों की कितनी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है कि उस स्तर पर जब लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे तो बजट से संबंधित सुझाव कहां से आएगा। तो निश्चित रूप से सरकार को
जो अपने आप को गांव की सरकार कहा करती थी, उनको जनता से संवाद करके या जनता के माध्यम से जैसे भी हो उनके सुझाव आमंत्रित करती। लेकिन इसके विपरीत सरकार जो है ऐप के माध्यम से, अगर ऐप का इस्तेमाल तो करना नहीं जानेंगे लोग। तो बड़ी खबर रामगढ़ से आ रही है। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां पर दर्दनाक हादसा हो गया है। बेहद दर्दनाक हादसा, स्कूली बच्चों से भरे ऑटो और ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर में 3 स्कूली बच्चे समेत 4 लोगों की मौत, 11 अन्य बच्चे घायल। छुट्टी को लेकर सरकारी आदेश के बाद भी खुला था स्कूल। बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां पर छुट्टी को लेकर सरकारी आदेश के बाद भी स्कूल खुला था। 11 अन्य बच्चे घायल हो गए हैं और इस टक्कर में 3 स्कूली बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। स्कूली बच्चों से भरे ऑटो और ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। पूरा मामला रामगढ़ में है से सामने आया, जहां पर बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। छुट्टी के बावजूद भी स्कूल खुला हुआ था। 11 अन्य बच्चे घायल हो गए हैं और इस टक्कर में 3 स्कूली बच्चे समेत 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। जानबूझ के किया है। प्रशासन को भी जानना चाहिए कि सरकार का आदेश के बाद लोग किस ग्राउंड पर स्कूल को खुला रखा था, और यदि स्कूल खुला नहीं रहता तो ये घटना होने का कोई बात ही नहीं। सरकार का गाइडलाइन है कि 7 जनवरी से 13 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेगा, जबकि शीतलहरी को देखते हुए बच्चा का स्कूल है तो किस ग्राउंड पर खुला था। साथ ही साथ जो बच्चे आज देख कर गए उनके प्रति मेरा संवेदना है। सुबह में रामगढ़ में बड़ी दुखद घटना घटी है, जिसमें ट्रक की चपेट में आकर के एक ऑटो में 3 स्कूल बच्चे जा रहे थे और एक जो ड्राइवर था ऑटो पर, चारों की स्पॉट मृत्यु हो गई है और 4 बच्चों का इलाज चल रहा है। उसी को देखने हम लोग आए हैं और नियमतः विभाग के द्वारा जो आदेश है उसके अनुसार से 7 तारीख से 13 तारीख के लिए स्कूल बंद किया गया है। यहाँ जिला से भी आदेश निकला है, हम लोगों ने बार इस बारे में सूचना दी है और उसके बावजूद स्कूल खुले अगर मिले हैं उसमें जहाँ प्रमाणित हो रहा है तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। बाकी स्कूल और पेरेंट्स से भी अपील करते हैं कि तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेवाल जुड़ चुके हैं। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे कि बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। छुट्टी के आदेश के बाद भी स्कूल को खोला गया था। स्कूल का क्या कुछ कहना है, स्कूल के प्रिंसिपल का और अभिभावकों का? जी बिल्कुल अंकिता, मैं बता दूं, चूंकि सरकार के गाइडलाइन की आदेश के धज्जियां आज उतरी और ये देखा भी गया कि बच्चे टेम्पो में सवार थे। अगर विद्यालय बंद होता, अगर सरकार के आदेश का विद्यालय प्रबंधक पालन करता तो ये घटना आज नहीं घटती, क्योंकि जिस तरीके से टेम्पो और ट्रक में टक्कर हुई है, 3 बच्चे मरे हैं, वही टेम्पो चालक की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है स्कूल प्रबंधक का। जी प्रमोद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अब कार्रवाई होगी इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, क्योंकि जिस तरीके से रामगढ़ उपायुक्त ने संज्ञान लिया है और राज्य सरकार ने भी संज्ञान लेते हुए कहा है कि जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये दोषी के घेरे में स्कूल प्रबंधक साफ ये नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 13 तारीख तक ये सरकार का आदेश आया हुआ था, गाइडलाइन आया हुआ था कि स्कूली बच्चे के ठंड को देखते हुए स्कूल बंद रहेंगे, इसके बावजूद भी स्कूल खोला गया, तो कहीं ना कहीं दोषी स्कूल प्रबंधक है। जी प्रमोद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सोलर पावर एनर्जी को पूरे भारत में बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी तत्वाधान में झारखंड जडेजा कार्यालय में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बैठक रखी गई। बैठक में जडेजा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विजय सिन्हा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुकेश प्रसाद के साथ में कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कई इन्वेस्टर ने भी भाग लिया है। ग्रीन एनर्जी सोलर बिजली उत्पादन को लेकर झारखंड में 4 गीगाबाइट का टारगेट रखा गया था, लेकिन अब तक एक भी प्लांट नहीं लगाया गया है, जिसे लेकर बैठक की गई है। झारखंड में सोलर प्लांट लगाने को लेकर आ रही अड़चन पर मुख्य रूप से बात हुई है, क्योंकि पॉलिसी में गड़बड़ी को लेकर इन्वेस्टर इस काम को शुरू नहीं करना चाहते हैं। इसको जरा
के डायरेक्टर विजय सिंह ने स्वीकार करते हुए इन्वेस्टरों से भी सुझाव मांगा है। वहीं इन्वेस्टर का साफ कहना है कि झारखंड में लैंड की बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ ही बैंक ऋण और उसके कर्ज वसूली प्रतिशत भी बड़ी समस्या है, जिसे लेकर विभाग की प्रोजेक्ट पॉलिसी पर पुनर्विचार कर सुधार करने की जरूरत है। एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाले थे, जिसमें हमने 2 मेगावाट, 5 मेगावाट, 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट राज्य में लगाने की संभावनाएं खोज रहे थे, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर भी आए थे, कुछ गवर्नमेंट साइड से भी लोग आए हुए थे, जो बैंकर भी आए हुए थे। बेसिकली हमारा जो सोलर पॉलिसी है 2022 में आया है, हमने 4 गीगावाट का टारगेट अभी तक रखा हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ एक भी प्लांट नहीं लगा है अभी तक। तो हम लोग बेसिकली संभावनाएं तलाश रहे हैं कि जो है कैसे लगाया जाए, आखिर हमारी पॉलिसी में क्या कमी है कि लोग इन्वेस्टर नहीं आ रहे। हमारे डायरेक्टर साहब है श्री के वर्मा और प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर श्री विजय कुमार सिन्हा सर, दोनों सर लोगों के दिशा निर्देश और जो विजन है उसी के आधार पे हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया था। ये हम लोगों को करने के जो मकसद था, हम लोगों ने 2022 में सोलर पॉलिसी भी लॉन्च किया था। पॉलिसी में हम लोगों ने बहुत सारे प्रोविजंस रखे थे, इंसेंटिव रखे थे, इस उम्मीद से कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो झारखंड में आए और सोलर प्लांट लगाए, और इस सोलर प्लांट लगाकर इससे जो बिजली पैदा होगी उसको वो जो स्टेट डिस्कॉम है उसको जो तय दर है बिडिंग से जो टैरिफ डिसाइड होगा उस पे वो डिस्कॉम को बेचे, अथवा उनके पास थर्ड पार्टी को भी, किसी भी जो अदर इंडस्ट्रीज हैं थर्ड पार्टी है, उनको भी ऑप्शन है कि ओपन एक्सेस के थ्रू वो बिजली बेचे। एनर्जी जनरेशन को लेके प्राइवेट की हम लोग अपने से खुद एनर्जी जनरेट कर सकें और उसको फिर हम लोग डिस्कॉम को परचेज सेल कर सकें। डेवलपर्स के पास क्या है कि अपने पास लैंड सफिशिएंट है, लैंड हम लोगों के पास है, बट इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। पर्टिकुलर की ग्रीन एनर्जी के लिए किसी भी बैंक के पास कोई अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी अलग से, जो कि मोदी जी और सारे सरकार बोलते रहते हैं कि भाई ग्रीन एनर्जी, बट ग्रीन एनर्जी के लिए बैंक के पास कुछ भी अलग से प्रोविजन नहीं है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही सब कुछ। तो हम लोगों ने वो जेरेडा से रिक्वेस्ट किया है कि बैंकों को लेके आएं और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को वो प्रोवाइड करें, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फाइनेंसिंग हम लोगों को किया जाए। गुमला जिला के घाघरा थाना प्रखंड मुख्यालय स्थित पाकरटोली में आपको बताते चले कि 24 साल के कंप्यूटर इंजीनियर गौतम भगत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बॉबी भगत का बड़ा पुत्र है। परिजनों ने बताया कि मृतक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद में कई नौकरी छोड़कर वर्तमान में अपने घर में रह रहा था। मंगलवार को घटना के दिन वह अपने कमरे में दरवाजा बंद कर लिया और काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलने पर दरवाजा तोड़ा गया। तो वहीं गौतम कमरे में लगे लोहे के पाइप के सहारे फंदे से झूल रहा था। आपको बताते चले कि गौतम इंजीनियरिंग करने के बाद में कई देशों में जाकर कंप्यूटर से संबंधित सेमिनार में हिस्सा भी लिया है। आगामी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम विवेकानंद सेंट्रल स्कूल हजारीबाग में तैयारियां जोरों पर हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ किया जाएगा। इसमें समाज सेवा से भी जुड़े कई गतिविधियां शामिल रहेंगी। जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती है, जो पूरा भारत में युवा दिवस के उपलक्ष्य में मना रहे हैं और हजारीबाग श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम विवेकानंद सेंट्रल स्कूल भी इस प्रोग्राम को बेहतर ढंग से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर है कि जैसे हर बार की तरह इस बार भी हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। जैसे कि मालूम है आपको, इसका पहले भी जो कैंप है बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है आदमी लोग, और इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि हजारीबाग वासी से उम्मीद और अपील भी करते हैं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और रक्तदान महादान उस प्रोग्राम को सफल बनाएं। स्वामी जी का जन्म दिवस। इसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? इससे कि जैसे जो पूजा पाठ होगा स्वामी जी का वो तो होते ही रहेगा, और साथ साथ प्रभात फेरी का हम लोग एक भव्य प्रभात फेरी हम लोग आयोजन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसको लेकर भी बुधवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति बोकारो के द्वारा बाइक रैली निकालकर लोगों के ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया है। इस बाइक जागरूकता रैली को बोकारो जिला परिवहन पदाधिकारी ट्रैफिक डीएसपी ने भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डीटीओ और डीएसपी भी बाइक चलाकर लोगों को सुरक्षित रहने का संदेश दिया। इस संबंध में डीटीओ वंदना सेजवालकर ने भी कहा कि लोगों के ट्रैफिक नियम से संबंधित जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है।
सुरक्षा माह 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 31 तक निरंतर चलता रहेगा और इसमें हम लोगों का ये मुहिम रहती है कि हम लोगों को जागरूक करें और हर क्षेत्र में जागरूक करें, सुरक्षित रहें वो लोग। इसलिए हम लोग स्वयं ये बाइक रैली निकालते हैं, हेलमेट पहन के ये बाइक रैली निकली जाती है, जिससे लोगों को लगे कि हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है और वो अपने जीवन की सुरक्षा स्वयं करें, वो अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार है। हम सिर्फ उनको जागरूक कर सकते हैं और लोगों में ये फैला सकते हैं कि स्वयं सुरक्षित रहे, अपने परिवार को सुरक्षित रहे और खुशहाल जीवन जिए। जनवरी 2025 को सड़क सुरक्षा माह के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मनाया जा रहा है। उसी के आलोक में बोकारो की जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से आज बाइक रैली निकाल रहे हैं, जिसमें लोगों को संदेश देंगे कि दुर्घटना जितना कम हो उतना बेहतर होगा, मानव जीवन की रक्षा होगी और पिलियन राइडर जो होते हैं पीछे बैठे रहते हैं उनके लिए भी हेलमेट अनिवार्य होगा। और लोगों को बताना चाहेंगे ट्रिपल राइडिंग न करें, गाड़ी के कागजात दुरुस्त रखें और सुरक्षा संबंधित जो भी नियम है उसका पालन करें। रांची टाटा रोड पर बूरू में स्थित टोल प्लाजा में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन हैवी मशीनें लेकर आ रही 6 ट्रेलर वाहनों को रोका गया है और सभी वाहनों से 3240 रुपए ओवरसाइज लोडिंग के बदले फाइन मांगा गया है। इसमें शर्त ये भी थी कि 1540 रुपए की रसीद दी जाएगी, बाकी रुपए एंट्री लगेगी और वाहन चालकों के द्वारा 3240 रुपए देने में असमर्थता जताई गई, जिस पर टोल प्रबंधन ने वाहनों को रोक दिया और इसकी जानकारी मिलने के बाद में जय हो सेवा संस्था के राजकिशोर कुशवाहा स्थानीय पत्रकारों के साथ में पहुंचे और मामले पर टोल मैनेजर गोविंद सिंह से बात की है। हमारे टोल प्लाजा में अगर पर्ची है तो मात्र 1540 रुपए की है पर्ची और उसी पर्ची को लेकर हम वो पर्ची काटेंगे, इसके अलावा और कोई पैसा नहीं। तो फिर अभी क्या कर रहे हैं? जी मैं मैनेजर हूँ, नाम है गोविंद सिंह मेरा। रात्रि से ये सभी वाहनें जो हैं खड़ी हैं, पूरे ठंड में रुका हुआ है क्या इस बात की? नहीं, मुझे अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली। मुझे सुबह फोन आया पत्रकार महोदय का कि ऐसी बात आप टोल में आइए, तो मैं तुरंत टोल में आया और फिर मैंने बात भी की और जल्दी 8 बजे का आपका शिफ्ट चेंज हो। तो अभी का क्या रहेगा? अभी का ये रहेगा, अगर कोई गलत अगर अवैध पैसा मांगा है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 12 घंटे ठंड में ये ठीक होते हुए यहाँ पे बड़ा खेद है अगर ड्राइवरों को किसी भी चीज का कोई भी प्रकार का कोई कष्ट हुआ है अगर हमारे टोल प्लाजा में, तो मुझे इस चीज का बड़ा बहुत खेद है और इसके लिए मैं आप सभी जब आए हैं यहाँ पर तो सभी मीडिया प्रभारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अवैध तरीका से ज्यादा पैसा लिया जा रहा था। ये लोग 8 बजे से था, जिसकी जानकारी मिली 8 बजे, दिन 8 बजे की रात 8 बजे से था शाम को। क्या गाड़ी था यहाँ पर? जो CCL का कुछ पार्ट्स लोड है। जब 11 बजे रात को हम लड़का लोग को बोले थे कि देखते रहना यहाँ पे, हमको भी जानकारी थी कि ज्यादा पैसा लिया जा रहा था। जब ये लोग मिला, इन लोग से तो बताया गया कि ज्यादा पैसा ले रहा, तो हम बोले कि अभी तो कोई आएगा नहीं, आप लोग भी प्रेस के मित्र लोग भी, आप लोग भी। मैं ये मशीन जो है मैं चेन्नई कुमारसू से लेके आ रहा हूँ, धनबाद लोधना फुलवारी का। बाकी कहीं नहीं लगा, चेन्नई में आंध्रा में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्या नहीं लगा? टोल टैक्स में जो साइड का ओवरसाइज का जो पैसा यहाँ मांग रहा है दादागिरी करके, वो पैसा कहीं नहीं लगा हमको, कोई रास्ता में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।